क्रूज के बीचों बीच मैं आराम से मसाज ले रहा था। समुद्र की ठंडी हवा और हल्का म्यूजिक माहौल को शांत बना रहे थे, लेकिन उस शांति के पीछे मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत से भाग कर आया था। मेरी मंगेतर बहुत घमंडी है, मैं मसाज करने वाले से शिकायत करते हुए बोला। हर वक्त लोगों को नीचा दिखाती रहती है। अगर मैं कुछ महीनों तक गायब रहूं तो ये शादी अपने आप टूट जाएगी। मसाज वाला हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन तभी उसकी मुस्कान अचानक गायब हो गई, क्योंकि पीछे का दरवाजा धीरे से खुल चुका था। एक खूबसूरत महिला अंदर आई। उसके पीछे जहाज का इंचार्ज खुद खड़ा था। उसकी इज्जत देखकर ही समझ आ रहा था कि वो कोई आम लड़की नहीं है। मसाज करने वाला तुरंत सीधा बैठ गया। महिला ने उसे सिर्फ एक नज़र से देखा और वो डरकर चुपचाप बाहर चला गया। मुझे लगा वो अभी भी पीछे खड़ा है, इसलिए मैं आराम से बोलता रहा। सच कहूं तो मैं उस लड़की का चेहरा भी नहीं देखना चाहता। तभी मेरी पीठ पर दोबारा हाथ महसूस हुए, लेकिन इस बार वो हाथ पहले जैसे नहीं थे। नरम, ठंडे और बेहद नाजुक। मैंने बिना पीछे देखे कहा, अरे छोटे भाई, आज तो मसाज पहले से बेहतर कर रहे हो। अचानक मेरे कान के पास एक लड़की की हल्की हंसी गूंजी। सच में? तो तुम्हें मेरी सर्विस पसंद आ रही है? वो आवाज़ सुनते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये आवाज़ मैं लाखों लोगों में भी पहचान सकता था। मैंने घबराकर पीछे मुड़ना चाहा, लेकिन उसने मेरे कंधे पकड़ लिए। फिर वो धीरे से मेरे कान के पास झुकी और बोली, अभी कुछ देर पहले तुम मेरी बुराई कर रहे थे ना? मेरी सांसें रुक गईं, क्योंकि मेरे पीछे खड़ी लड़की कोई और नहीं, मेरी वही मंगेतर थी, जिससे बचने के लिए मैं इस क्रूज पर भाग आया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं घबराकर पीछे हट गया। गनसिनिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी बाजू ऊपर मुड़ी हुई थी और हथेलियों पर अभी भी मसाज ऑयल चमक रहा था। अब मुझे समझ आया, अभी तक मेरी मसाज वही कर रही थी। मेरा चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। मैं उसे घूरते हुए बोला, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन गनसिनिंग बिल्कुल शांत थी। वो आलस भरे अंदाज में बोली, ये जहाज तुम्हारा घर नहीं है, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? उसकी बेपरवाह आवाज़ सुनकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया। फिर तुम मेरे कमरे में क्यों आई? गनसिनिंग ने अपने हाथ धीरे से साफ किए और हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं खुद तुम्हारी सर्विस करना चाहती थी। कोई शिकायत है? उसके चेहरे पर साफ मजाक दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी तो तुम काफी आराम से पड़े थे। इतना सुनते ही मेरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। आराम? तुम्हारा पूरा परिवार आराम करे। जैसे ही मेरे मुंह से ये निकला, मुझे खुद अपनी बात अजीब लगी। गनसिनिंग हंस पड़ी। मेरे परिवार का तो पता नहीं, लेकिन मैं काफी आराम में हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा चेहरा और गर्म हो गया। मैं गुस्से में बोला, गनसिनिंग, तुम बहुत बड़ी बदमाश हो। लेकिन उसने बिल्कुल परवाह नहीं की, जैसे ये बातें वो बचपन से सुनती आ रही हो। फिर वो अचानक मेरे सामने झुककर बोली, वैसे सुना है रेस्टोरेंट में अभी अभी ब्लू गोल्ड चेज गन का लिमिटेड कलेक्शन आया है। मेरी आंखें तुरंत चमक उठीं। सच में? मेरे चेहरे का एक्साइटमेंट देखकर उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। सिर्फ 100 पीस आए हैं, अगर देर हुई तो सब खत्म हो जाएंगे। इतना सुनते ही मैं जल्दी से कंबल हटाकर उठ गया, लेकिन अगले ही पल मुझे एहसास हुआ मैं अभी भी बिना कपड़ों के था। कमरे में कुछ सेकंड के लिए पूरी खामोशी छा गई। ये दूसरी बार था जब गनसिनिंग ने मुझे इस हालत में देखा था। मैं शर्म से पूरा लाल हो गया और जल्दी से चिल्लाया, बाहर जाओ, मुझे कपड़े बदलने हैं। गनसिनिंग धीरे धीरे दरवाजे की तरफ चली, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान अभी भी गायब नहीं हुई थी। उसे देखकर मेरा मन कर रहा था कि उसे सीधे बाहर धक्का दे दूं। दरवाजा बंद होते ही मैं जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगा। करीब 10 मिनट बाद बाहर से उसकी आवाज़ आई, पेजी, अभी तक तैयार नहीं हुए? उसकी आवाज़ में अब हल्की बेचैनी थी। गनसिनिंग ने दरवाज़ा खोला और तुरंत कमरे के अंदर भागी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। उसकी नज़र सामने खुले हुए दूसरे दरवाजे पर पड़ी और वो तुरंत समझ गई मैं फिर से भाग चुका था। कुछ सेकंड तक वो चुप रही, फिर हल्का सा हंस पड़ी। सीहा, मेरी गोल्ड गनफिश के लिए इतना पागल? उधर मैं पूरे जहाज में भागता हुआ सीधे रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा था। इस क्रूज का 24 घंटे खुला रहने वाला रेस्टोरेंट दुनिया भर के खाने के लिए मशहूर था, लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, गोल्ड गनफिश। मैं कई दिनों से उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही अंदर पहुंचा, मैंने बेचैनी से पूछा, गोल्ड गनफिश कहाँ है? जल्दी बताइए। उस वक्त मेरी हालत 800 साल से भूखे भेड़िए जैसी थी। वेटर ने एक दिशा में इशारा किया। मैं तुरंत वहां भागा, लेकिन काउंटर पर पहुंचते ही एक विदेशी महिला मुस्कुराकर अंग्रेजी में बोली, सॉरी सर, गोल्ड गनफिश लिमिटेड थी, सिर्फ 100 प्लेट्स थीं और अभी अभी आखिरी प्लेट भी किसी ने ले ली। उसकी बात सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने सिर पर ठंडा पानी डाल दिया हो। मैं अभी सदमे में ही था कि पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, हेलो, मेरी गोल्ड गनफिश तैयार है? मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और सच में वो फिर गनसिनिंग ही थी। उसे देखते ही मेरा गुस्सा आसमान छूने लगा। सब खत्म हो गई, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। लेकिन उसने मेरी बात सुने बिना आराम से काउंटर की तरफ दिखा। वो विदेशी महिला तुरंत सम्मान से बोली, मिस गन, कृपया 1 मिनट, मैं अभी आपको आपकी सीट तक ले चलती हूँ। मेरी आंखें लगभग बाहर आने वाली थीं। मैं तुरंत चिल्लाया, अभी तो आपने कहा सब खत्म हो गया। विदेशी महिला थोड़ी असहज होकर बोली, मिस गन ने सुबह से रिजर्वेशन कर रखा था। मैं दंग रह गया, ये चीज़ रिजर्व भी होती है? तभी मुझे समझ आया कि गनसिनिंग के पास सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि हर जगह खास इज्जत भी थी। मैंने नाराज होकर कहा, हमारा परिवार भी किसी से कम नहीं, फिर सिर्फ गन परिवार को ही इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? महिला धीरे से बोली, इसका परिवार से कोई संबंध नहीं है, लोग सिर्फ मिस गन की इज्जत करते हैं। मैं गुस्से से भर गया, दिल मानने को तैयार नहीं था, लेकिन तभी मेरी नज़र उस नरम और चमकदार गोल्ड गनफिश पर पड़ी। सिर्फ देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया। अगले ही पल
मैंने तुरंत अपना चेहरा बदल लिया और मुस्कुराते हुए गनसिनिंग के पास पहुंच गया। देखो ना, इतनी सारी गोल्ड गनफिश तुम अकेले थोड़ी खाओगी। मैं धीरे से कुर्सी खींचकर बैठ गया। क्यों ना मैं तुम्हारा थोड़ा बोझ बांट दूं। ये गोल्ड फिश मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी। गनसिनिंग ने बिना मेरी तरफ देखे आराम से एक और पीस उठाया और बड़ी शांति से खाने लगी। मैं सामने बैठा उसे घूर रहा था। तुम बहुत चालाक हो गनसिनिंग, मैंने मीठी आवाज में कहा। इतनी मीठी कि खुद मुझे भी अजीब लगने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वो बस शांत नजरों से मुझे देखती रही। क्या बात है मिस्टर बोशु, आज अचानक इतने अच्छे बन रहे हो। मेरी मुस्कान एक सेकंड को गायब हुई, लेकिन अगले ही पल गोल्ड फिश को देखकर मैंने फिर से चमकदार मुस्कान लगा ली। मैं तो बस तुम्हारा साथ देने आया हूँ। इतना कहते कहते मेरी चॉपस्टिक धीरे से प्लेट की तरफ बढ़ चुकी थी। गनसिनिंग ने मेरी हर हरकत देख ली थी। वो हल्का सा मुस्कुराई। तुम मेरा साथ देने आए हो या मेरी गोल्ड फिश खाने? मैं तुरंत मासूम चेहरा बनाकर बोला, दोनों में फर्क ही क्या है। बात खत्म होते ही मैंने बिजली की तेजी से एक बड़ा पीस उठाकर मुंह में डाल लिया। गनसिनिंग मुझे देखकर हंस पड़ी। मैं मासूम बनते हुए बोला, क्या? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। असल में मैं उसकी लिमिट टेस्ट कर रहा था। जब उसने मुझे रोका नहीं तो मेरी हिम्मत और बढ़ गई। मैंने दूसरा पीस भी उठा लिया, फिर तीसरा, फिर चौथा। अब तो मेरी चॉपस्टिक प्लेट पर उड़ रही थी। खाते खाते मैं आराम से बोला, तुम खुद क्यों नहीं खा रही? कुछ ही मिनटों में पूरी प्लेट खाली हो चुकी थी। सिर्फ आखिरी पीस बचा था। मैं उसे भी खाने वाला था, लेकिन थोड़ी सी इंसानियत जाग गई। मैंने सोचा, चलो ये आखिरी वाला उसके लिए छोड़ देता हूँ। लेकिन तभी गनसिनिंग ने शांत आवाज में कहा, मुझे नहीं खाना। बस इतना सुनना था। मैंने तुरंत आखिरी पीस भी उठा लिया, लेकिन इस बार जल्दी में वो सीधा गले में अटक गया। मैं जोर जोर से खांसने लगा। गनसिनिंग की भौहें हल्की सिकुड़ गईं। उसने तुरंत पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ाया। कोई तुमसे खाना छीन नहीं रहा, इतनी जल्दी किस बात की? मैंने जल्दी जल्दी पानी पिया, तब जाकर सांस वापस आई। लेकिन अगले ही पल मुझे अचानक कुछ याद आया। मैंने हैरानी से गिलास की तरफ देखा। ये क्या तुमने इसी गिलास से पानी पिया था? मेरे चेहरे पर साफ लिखा था, शर्मिंदगी। गनसिनिंग ने मुझे देखकर हल्की सांस छोड़ी। इतनी बड़ी बात भी नहीं है। फिर वो थोड़ा झुककर धीमे से बोली, जबकि इस वाली बात पर तुम्हें शर्म नहीं आई तो अब एक गिलास से क्या फर्क पड़ता है? उसकी बात सुनते ही मेरा चेहरा फिर से लाल हो गया। मैं तुरंत चिल्लाया, उस बात का जिक्र मत करो। गनसिनिंग ने मुझे गौर से देखा। क्यों? क्या तुम्हें अभी भी उस शादी से इतनी परेशानी है? मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे पता है ये सब हमारे परिवार वालों का फैसला है। क्रूज के बीचों बीच एक बड़ा हाई प्लेटफॉर्म बना हुआ था। चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा थी। मैंने अभी सीट पर बैठना ही शुरू किया था कि बगल से एक हैरान आवाज आई, पेजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सिर घुमाया और सामने वही चेहरा दिखाई दिया जिसे देखने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था। जियांग मिंगफेंग। बचपन से ही उसकी और मेरी कभी नहीं बनी। अगर गनसिनिंग मुझसे हर वक्त लड़ती थी तो जियांग मिंगफेंग तो मुझे देखकर ही जल जाता था। बाद में पता चला कि उसे गनसिनिंग पसंद है। तब से वो मुझे अपना दुश्मन समझने लगा। मैं मन ही मन चिढ़ गया। मैं तो शादी से भागकर आया था, लेकिन दुल्हन और उसका सबसे बड़ा फैन दोनों ही मेरे पीछे जहाज पर पहुंच गए। मैंने धीरे से माथा पकड़ लिया। जियांग मिंगफेंग अचानक मुस्कुराया और बोला, आज की ट्रिप तो भेल देखने के लिए है ना? फिर उसने अचानक शक भरी नजरों से मुझे देखा। रुको, तुम यहाँ इसलिए तो नहीं आए क्योंकि तुम्हें पता था कि सिस्टर सिनिंग भी इसी जहाज पर है? मेरे दिल में तुरंत गुस्सा फूट पड़ा। पागल हो गया। मैं तो उससे बचने के लिए भागा हूँ, लेकिन जियांग मिंगफेंग मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। उसे हमेशा यही लगता था कि मैं गनसिनिंग को उससे छीन लूंगा, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती थी। क्या सब लोग तुम्हारी तरह सोचते हैं? मैंने चिढ़कर कहा। जियांग मिंगफेंग का चेहरा गुस्से से हरा पड़ गया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। उसकी आवाज तुरंत बदल गई। सिस्टर सिनिंग! ये नाम सुनते ही मेरे शरीर में झटका सा लगा। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और सच में गनसिनिंग न जाने कब से मेरे पीछे खड़ी थी। उसने दोनों हाथ बांध रखे थे और शांत नजरों से मुझे देख रही थी। मेरा दिल अचानक बैठ गया, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही मैं उसकी बुराई कर रहा था। मैं कुछ सेकंड तक चुप बैठा रहा, फिर अचानक उठकर जियांग मिंगफेंग की तरफ इशारा किया और बोला, लो, तुम्हारा खजाना आ गया, अब जाकर उसके पास बैठो। मैंने तुरंत अपनी सीट बदल ली। जितना दूर रह सकता था उतना दूर जाकर बैठ गया। हे भगवान, ये जहाज इतना बड़ा है, फिर भी हर जगह वही लोग क्यों मिल रहे हैं? उस पल मुझे सच में लिन दायू वाली लाइन याद आ गई, अगर पता होता वो आएगा तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। उधर गनसिनिंग चुपचाप मेरी भागती हुई पीठ को देख रही थी। उसकी गहरी काली आंखों में क्या चल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जियांग मिंगफेंग अभी भी गनसिनिंग के आने की खुशी में डूबा हुआ था। वो जल्दी से बोला, सिस्टर सिनिंग, यहाँ सीट खाली है। लेकिन उसकी बात खत्म होते ही गनसिनिंग उसके सामने से गुजर गई। उसे सिर्फ एक ठंडी सी नजर मिली। जियांग मिंगफेंग के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। मैंने सोचा वो शायद मेरी तरफ आएगी, लेकिन नहीं, वो सीधे आगे की पंक्ति में जाकर बैठ गई। हालांकि हमारे बीच अभी भी कुछ सीटों का फासला था। मैंने राहत की सांस ली, दिल में खुद को समझाने लगा, शांत रहो, सब कंट्रोल में है। मैंने इधर उधर देखा और तभी ध्यान आया गनसिनिंग ने जियांग मिंगफेंग के साथ भी नहीं बैठा। मैं मन ही मन हंसा। जियांग मिंगफेंग, तुम इतने सालों से उसके पीछे घूम रहे हो, फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। मैंने घमंड से सोचा, अगर मैं मैदान में उतर जाऊं तो 1 मिनट में काम हो जाए। फिर तुरंत सिर झटक दिया। अच्छा हुआ मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं, वरना ऐसी लड़की भी मेरे हाथ से नहीं बचती। मैं अपनी ही तारीफों में खोया हुआ था। तभी स्टेज की लाइटें जल उठीं।
नीलामी शुरू हो चुकी थी। कुछ देर तक मैं आधी नींद में बैठा रहा, यहाँ तक कि झपकी भी लग गई। अचानक आसपास की आवाज़ों से मेरी आंख खुली। मैंने सबसे पहले जल्दी से अपना मुंह छुआ। ठीक है, लार तो नहीं निकली। मैंने राहत की सांस ली। लेकिन मेरी ये सारी हरकतें गनसिनिंग साफ साफ देख चुकी थी। स्टेज पर अब एक जेड ब्रेसलेट रखा था। लाइट पड़ते ही उसका रंग और भी चमक उठा। हरा रंग ऐसा लग रहा था जैसे शांत झील के अंदर कोई रोशनी तैर रही हो। उसकी चमक इतनी मुलायम थी मानो पानी से बनी हो। ओनक्षण मास्टर पूरे जोश से बोल रहा था, ये दुर्लभ जेड ब्रेसलेट, बेहतरीन क्वालिटी। लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर था। मुझे वो ब्रेसलेट पसंद आ गया था और मेरी डिक्शनरी में एक ही नियम था, जो पसंद आ जाए उसे हासिल करना ही है। मैंने तुरंत नंबर प्लेट उठाई। 6 मिलियन। दूसरी तरफ से आवाज आई, 6,50,000, 7 मिलियन। मैंने बिना सोचे जवाब दिया। पूरा हॉल अब जंग के मैदान जैसा लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे बोली लगाने वाले कम होते गए और मेरे चेहरे पर विजयी मुस्कान फैलने लगी। नीलामी का माहौल अब पूरी तरह गर्म हो चुका था। धीरे धीरे सभी लोग पीछे हटने लगे और कुछ ही देर में मैदान में सिर्फ 2 लोग बचे थे, मैं और जियांग मिंगफेंग। मैंने सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा। वो भी सामने से मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में साफ लिखा था, ये ब्रेसलेट मेरा है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। सपना देखना बुरी बात नहीं है। मैंने आराम से फिर नंबर प्लेट उठा दी। उधर जियांग मिंगफेंग के हाथों में पसीना आने लगा। उसे समझ आ चुका था कि मैं इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। पूरा हॉल अब शांत था, लेकिन हमारी आंखों की टक्कर ऐसी लग रही थी मानो हवा में चिंगारियां उड़ रही हों। और गनसिनिंग वो पीछे बैठी, शांत चेहरे के साथ, इस बिना धुएं वाली जंग का मजा ले रही थी। 10 मिलियन। जैसे ही कीमत यहाँ पहुंची, जियांग मिंगफेंग का चेहरा हरा पड़ गया। उसे ब्रेसलेट पसंद था, लेकिन उससे भी ज्यादा वो मेरे सामने हारना नहीं चाहता था, खासकर गनसिनिंग के सामने। लेकिन 10 मिलियन उसकी असली लिमिट थी। अगर वो सच में इतना पैसा खर्च करके सिर्फ एक ब्रेसलेट घर ले जाता तो उसके माता पिता उसे जिंदा नहीं छोड़ते। फिर भी उसने दांत भींचे और दोबारा बोली लगाई, 11 मिलियन। पूरा हॉल उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन मैं अब भी बिल्कुल शांत था। मैंने बिना किसी जल्दी के फिर से नंबर प्लेट उठा दी। ओनक्षण मास्टर की आवाज उत्साह से कांप उठी, 15 मिलियन। ये सुनते ही जियांग मिंगफेंग ऐसे बैठ गया जैसे उसके अंदर की सारी हवा निकल गई हो। उसने धीरे से सिर झुका लिया। उस पल उसे समझ आ गया था वो हार चुका है। कुछ सेकंड बाद ओनक्षण हैमर नीचे गिरा। बधाई हो, ये जेड ब्रेसलेट 15 मिलियन में इस जेंटलमैन का हुआ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मैंने आराम से सिर झुकाकर सबका अभिवादन किया। मेरे होंठों की मुस्कान लगभग आसमान छू रही थी। जियांग मिंगफेंग का चेहरा देखकर मेरा मूड और अच्छा हो गया। लेकिन तभी स्टेज पर अगली चीज लाई गई, एक सफेद जेड का प्राचीन लॉकेट। ओनक्षण मास्टर उत्साह से बोला, ये तांग राजवंश का दुर्लभ प्रेम प्रतीक है। प्राचीन समय में इसे सच्चे प्यार की निशानी माना जाता था। कुछ ही सेकंड में उसकी बोली 30 मिलियन तक पहुंच गई। मैं मन ही मन हैरान था। एक प्यार का सिंबल खरीदने के लिए इतना पैसा? लोग सच में पागल हैं। मैं अभी सोच ही रहा था कि अचानक एक शांत लेकिन बेहद ताकतवर आवाज पूरे हॉल में गूंजी, 100 मिलियन। पूरा हॉल एक पल में सन्नाटे में डूब गया। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया और अगले ही पल मेरी आंखें फैल गईं, क्योंकि बोली लगाने वाली गनसिनिंग थी। पूरा ओनक्षण हॉल उस एक आवाज के बाद सन्नाटे में डूब गया था। 100 मिलियन। सब लोग उसी दिशा में देखने लगे। मैंने भी गर्दन घुमाई और अगले ही पल मेरी आंखें फैल गईं। गनसिनिंग वो आराम से कुर्सी पर बैठी थी, एक पैर दूसरे पर रखा हुआ, चेहरे पर वही शांत भाव, मानो उसने अभी 100 मिलियन नहीं सिर्फ 100 रुपए की बोली लगाई हो। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, वो हर बार सीधे 10-10 मिलियन बढ़ा रही थी। स्पष्ट था उसे वो जेड लॉकेट हर हाल में चाहिए था। कुछ सेकंड बाद पूरा हॉल फुसफुसाहटों से भर गया। ये लड़की कौन है? सिर्फ एक लॉकेट के लिए 100 मिलियन खर्च कर रही है? क्या ये किसी बड़े परिवार की बेटी है? तभी किसी ने धीमे से कहा, तुम लोग गनसिनिंग को नहीं जानते? मत देखो उसे सिर्फ एक खूबसूरत लड़की समझकर। उसकी बिजनेस समझ बहुत खतरनाक है। गन ग्रुप उसके हाथ में आने के बाद सीधे नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। अब तो लोग कहते हैं गन ग्रुप नहीं, गनसिनिंग ही ब्रांड है। चारों तरफ उसकी चर्चा होने लगी, लेकिन मुझे उन बातों से कोई मतलब नहीं था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, ये अचानक इतना महंगा लॉकेट क्यों खरीद रही है? पास बैठे लोग भी अंदाजे लगाने लगे। क्या वो शादी करने वाली है? सुना है ये प्राचीन लॉकेट प्यार का प्रतीक है। क्या गनसिनिंग किसी को प्रपोज करने वाली है? लेकिन उसका रिश्ता तो पेई परिवार से तय है ना। सुना है पेई परिवार का यंग मास्टर उसके लायक नहीं है। ये बातें सुनकर मेरा माथा गर्म होने लगा। मैंने तुरंत फोन निकाला और गनसिनिंग को मैसेज भेजा, क्या तुम पागल हो गई हो? कुछ सेकंड बाद उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन देखी और फिर दूर से मुझे ऐसी नजर से देखा जैसे मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ। फिर उसका रिप्लाई आया, क्यों? ये क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें अपने फ्रेंड सर्कल में ऑफिशियली दिखाऊं? मैंने दांत भींचे और टाइप किया, तुम इस लॉकेट का क्या करोगी? इस बार जवाब तुरंत आया, भविष्य के पति को गिफ्ट दूंगी। अगर तुम अच्छे से मुझे सिस्टर बुलाओगे तो शायद तुम्हें भी सोचूं। मेरे माथे की नसें उभर गईं। मैंने गुस्से में फोन कसकर पकड़ा और तुरंत टाइप किया, मैं तुम्हें हथौड़ा दूंगा। किसी फर्क पड़ता है तुम्हारे 100 मिलियन से? ठीक है, मैं देखती हूँ तुम्हारे पास कितना पैसा है। मैंने गुस्से में फोन कसकर पकड़ा। उधर गनसिनिंग का जवाब तुरंत आ गया, अभी खत्म नहीं हुआ। शादी के बाद मुझे हमारे पैसे भी संभालने हैं।
उसका मैसेज पढ़ते ही मेरा खून खौल गया। ये औरत सीधे सीधे मुझे फिजूल खर्च बोल रही थी। मैंने दांत भींचे। अगर अंकल गन और आंटी इतने अच्छे ना होते तो मुझे तुम्हारी फिक्र करने की जरूरत भी नहीं थी। सच तो ये था कि मेरा और गनसिनी का रिश्ता हमेशा खराब रहा, लेकिन उसके माता पिता मुझे बचपन से बहुत प्यार करते थे और आखिरकार गनसिनी का पैसा भी गन परिवार का ही पैसा था। मैं बस चाहता था कि वो थोड़ा कम नुकसान करे, लेकिन उस हारने से न डरने वाली महिला को मेरी चिंता की कोई कद्र ही नहीं थी। मैंने गुस्से में टाइप किया, ठीक है, तुम्हें जो खरीदना है खरीदो। वैसे पता है हम दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? कुछ सेकंड बाद उसका जवाब आया, क्या? मैंने तुरंत लिखा, तुम बेवकूफ़ों की तरह पैसा उड़ाती हो और मेरे पास बहुत पैसा है, बाय। गनसिनी ने लगातार 3 सवाल भेजे, लेकिन मैंने फ़ोन सीधा जेब में डाल दिया। अब बात नहीं करनी। दूर बैठी गनसिनी फ़ोन देखते हुए हल्का सा मुस्कुराई। उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन मैं पहले ही सिर घुमाकर बैठ चुका था। उसे सिर्फ मेरा जिद्दी पीछे वाला चेहरा दिखा। उधर ऑक्शन चलता रहा, लेकिन उसके बाद मेरा ध्यान किसी चीज़ में नहीं लगा। थोड़ी देर बाद मेरा गुस्सा भी आधा खत्म हो गया। मैंने मन ही मन सोचा, लोग अपने पैसे से क्या खरीदते हैं, मुझे उससे क्या लेना। अब मुझे बस अपने जीते हुए ब्रेसलेट का इंतजार था। आखिरकार ऑक्शन खत्म हो गया। भीड़ धीरे धीरे बाहर जाने लगी। एक स्टाफ सदस्य मुझे बैक स्टेज ले गया। यंग मास्टर पेई, ये रहा आपका जेट ब्रेसलेट। उसने एक सुंदर डिब्बा मेरी तरफ बढ़ाया। ब्रेसलेट करीब से और भी खूबसूरत लग रहा था। उसका रंग इतना साफ था मानो अंदर पानी बह रहा हो। मैंने बॉक्स खोला और अपनी ब्लैक कार्ड निकाल ली। वो कार्ड पेई जिनशू ने मुझे दी थी। मैंने आराम से स्टाफ को पकड़ाई। कोई पासवर्ड नहीं है। स्टाफ ने दोनों हाथों से सम्मान से कार्ड लिया। तभी पीछे से एक ताना भरी आवाज आई, बस एक ब्रेसलेट के लिए इतना खुश? मैंने पीछे मुड़कर देखा। जियांग मिंगफेंग भी बैक स्टेज आ चुका था। उसने ब्रेसलेट को देखकर होंठ टेढ़े किए। मुझे तो ये खास नहीं लग रहा, मेरी कफलिंग इससे ज्यादा सुंदर है। मैंने बढ़ा चढ़ाकर नाक सूंघी, फिर बगल वाले स्टाफ से बोला, तुम्हें कुछ खट्टा खट्टा नहीं महक रहा? स्टाफ हंसी रोकने लगा। मैंने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, ओह हाँ, पुरानी कहावत है ना, जो अंगूर नहीं खा सकता उसे अंगूर खट्टे लगते हैं। जियांग मिंगफेंग का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। उसने कांपती उंगली से मेरी तरफ इशारा किया, लेकिन गुस्से में उसे एक शब्द भी नहीं निकला। उसी समय कार्ड लेकर गया स्टाफ वापस लौटा। उसके चेहरे का भाव अचानक थोड़ा अजीब था। स्टाफ ने कार्ड मशीन से निकालकर थोड़ा झिझकते हुए मेरी तरफ देखा। सॉरी मिस्टर पेई, लगता है इस कार्ड से पेमेंट नहीं हो पाएगी। क्या आप कोई दूसरा कार्ड ट्राई करना चाहेंगे? मैं तुरंत भड़क गया। इम्पॉसिबल। दिल के अंदर मुझे भी हल्का सा शक होने लगा था। मैंने तुरंत कहा, एक बार और ट्राई करो। स्टाफ ने सिर हिलाया और दोबारा कार्ड स्वाइप किया। कुछ सेकंड बाद उसके चेहरे पर और भी अजीब भाव आ गए। सॉरी सर, अभी पेमेंट फेल हो रही है। मैंने तुरंत कार्ड छीन लिया। क्या मतलब फेल हो रही है? स्टाफ ने धीरे से जवाब दिया, लगता है आपके सारे कार्ड फ्रीज कर दिए गए हैं। क्या? मेरे चेहरे का रंग बदल गया। मैंने जल्दी जल्दी वॉलेट के बाकी कार्ड भी निकाल ली, लेकिन एक एक करके सब रिजेक्ट हो गए। उसी वक्त बगल से हंसी की आवाज आई। फट! मैंने गुस्से से सिर घुमाया। जियांग मिंगफेंग खड़ा था। उसके चेहरे पर छुपी हुई खुशी साफ दिखाई दे रही थी। अभी तो बड़े अमीर बन रहे थे ना, अब क्या हुआ? वो हाथ बांधकर खड़ा हो गया। 10-15 मिलियन भी नहीं दे सकते? उसने जानबूझकर इतनी ऊंची आवाज में कहा कि आसपास खड़े लोग भी सुन लें। कुछ ही सेकंड में लोगों की फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे, यही वो यंग मास्टर है जिसने ऑक्शन जीता था। इतना बड़ा ड्रामा करके अब पेमेंट ही नहीं कर पा रहा। चेहरा तो बड़ा बनाया हुआ था, निकला फर्जी अमीर। हर ताना सीधे मेरे कानों में चुभ रहा था। जियांग मिंगफेंग तो अब पूरा मोर बन चुका था। उसकी आंखों में साफ लिखा था, अब देखता हूं तुम क्या करते हो। मैंने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। 1 मिनट रुको, मैंने स्टाफ से कहा, फिर फोन लेकर थोड़ा दूर चला गया। सबसे पहले मैंने अपने पिता पेई जिनशू का नंबर मिलाया। फोन कुछ सेकंड तक बजता रहा। फिर दूसरी तरफ से मेरे पिता की भारी आवाज आई, ओह, तुम्हें अभी भी याद है कि मैं तुम्हारा बाप हूं? मैंने दांत भींचे। डैड, क्या आपने मेरे कार्ड फ्रीज किए हैं? दूसरी तरफ से बिल्कुल शांत जवाब आया, हाँ, मैंने ही करवाए हैं। मेरा गुस्सा तुरंत फूट पड़ा। लेकिन क्यों? वो कार्ड मेरे हैं। पेई जिनशू की आवाज ठंडी हो गई। जब तुम मेरी बात नहीं मानते, शादी से भाग जाते हो, तो फिर तुम्हें मेरा एक पैसा खर्च करने का भी हक नहीं है। मैं कुछ सेकंड तक पूरी तरह चुप रह गया, क्योंकि मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि मेरे पिता इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। पीछे से अचानक जियांग मिंगफेंग की हंसी गूंज उठी। मैंने पहले ही कहा था ना पेई जी, अगर पैसे नहीं हैं तो सीधे बोल दो। यहाँ खड़े होकर सबका समय क्यों खराब कर रहे हो? उसकी आवाज में मजाक साफ झलक रहा था। पास खड़े स्टाफ भी हल्की मुस्कान छुपाने की कोशिश कर रहे थे। शायद उन्हें लगता था वो बस मजाक कर रहा है, लेकिन मैं समझ रहा था वो मेरे तमाशे का मजा ले रहा था। मैंने दांत भींच लिए। मैं किसी से हार सकता था, लेकिन जियांग मिंगफेंग से नहीं। ये मेरी आखिरी जिद थी। उधर जियांग मिंगफेंग का चेहरा और भी घमंडी होता जा रहा था। लगता है तुम्हारे डैड ने सच में कार्ड फ्रीज कर दिए। देखा, पापा के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। उसकी बात सुनते ही मेरा गुस्सा फट पड़ा। जियांग मिंगफेंग, हम दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। तुम्हारे पैसे भी तुम्हारे माँ बाप के ही हैं, मैंने ताना मारते हुए कहा। या फिर तुम्हें पॉकेट मनी तुम्हारी होने वाली भाभी देती है? सुबह शाम सिस्टर गन करते रहते हो। जियांग मिंगफेंग का चेहरा तुरंत बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी सीधी चोट करूंगा। वो घबराकर इधर उधर देखने लगा। शायद उसे डर था
कि कहीं गन सिनिंग ये सब सुन न ले। फिर वो गुस्से से बोला, तुम्हें इससे क्या मतलब? कम से कम मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो अपने परिवार के बिना कुछ नहीं कर सकता। उसी वक्त मेरी नज़र दूर खड़ी एक जानी पहचानी परछाई पर पड़ी और अचानक मेरी आंखें चमक उठीं। मैंने तुरंत जियांग मिंगफेंग की तरफ देखा। किसने कहा कि मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता? इतना कहकर मैं तेज कदमों से आगे बढ़ गया। पीछे मुड़कर स्टाफ से बोला, ब्रेसलेट संभाल कर रखना, मैं अभी आता हूँ। जियांग मिंगफेंग पहले तो समझा नहीं, लेकिन जब उसने देखा कि मैं सीधे गनसिनिंग की तरफ जा रहा हूँ, उसके चेहरे पर तुरंत मजाक उड़ाने वाली मुस्कान आ गई। हाँ, गनसिनिंग तुम्हें पैसे उधार देगी, सपने देखना बंद करो। उसे पूरा यकीन था कि मैं वापस बेइज्जत होकर लौटूंगा। उधर गनसिनिंग आराम से खड़ी थी। तभी उसने दूर से मेरी आवाज़ें सुनी। गनसिनिंग, उसने भौं उठाई, फिर इधर उधर देखकर बोली, अजीब है, मुझे किसी भटकती आत्मा की आवाज़ सुनाई दी। मैं इस वक्त उससे लड़ने के मूड में नहीं था। मैं सीधे उसके सामने जाकर रुका। फिर पहली बार इतनी नरम आवाज़ में बोला, गनसिनिंग, मुझे 20 मिलियन उधार दे दो। पीछे से अचानक जियांग मिंगफेंग की हंसी गूंज उठी। पेजी, अगर पैसे नहीं हैं तो सीधे बोल दो, यहाँ खड़े होकर तमाशा क्यों बना रहे हो? उसकी आवाज़ में भरा ताना सीधे मेरे कानों में चुभ गया। पास खड़े स्टाफ भी हल्की मुस्कान दबा रहे थे। शायद उन्हें सच में लग रहा था कि वो बस मजाक कर रहा है, लेकिन मैं जानता था वो बस मेरी बेइज्जती का मजा ले रहा था। मैंने दांत भींच लिए। मैं किसी से भी हार सकता था, लेकिन जियांग मिंगफेंग से नहीं। ये मेरी आखिरी जिद थी। उधर वो और ज्यादा मुस्कुराने लगा। लगता है तुम्हारे डैड ने सच में कार्ड फ्रीज कर दिए। देखा, पापा के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। उसकी बात सुनते ही मेरा गुस्सा तुरंत फूट पड़ा। जियांग मिंगफेंग, हम दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। तुम्हारे पैसे भी तुम्हारे माँ बाप के ही हैं, मैंने ताना मारते हुए कहा। या फिर तुम्हारी पॉकेट मनी अभी भी सिस्टर गन देती है, सुबह शाम उसी के पीछे घूमते रहते हो। जियांग मिंगफेंग का चेहरा तुरंत बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं सीधे उस पर वार करूंगा। वो घबराकर इधर उधर देखने लगा। शायद उसे डर था कि कहीं गनसिनिंग ये सब सुन न ले। फिर वो गुस्से में बोला, तुम्हें इससे क्या मतलब? कम से कम मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो अपने परिवार के बिना कुछ नहीं कर सकता। उसी वक्त मेरी नज़र दूर खड़ी एक जानी पहचानी परछाई पर पड़ी और अगले ही पल मेरी आंखें चमक उठीं। मैंने तुरंत जियांग मिंगफेंग की तरफ देखा। किसने कहा कि मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता? इतना कहकर मैं तेजी से आगे बढ़ गया। जाते जाते मैंने स्टाफ की तरफ आंख दबाई। मिस, ब्रेसलेट मेरे लिए संभाल कर रखना, मैं अभी आता हूँ। जियांग मिंगफेंग पहले समझ नहीं पाया, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि मैं सीधे गनसिनिंग की तरफ जा रहा हूँ, उसके चेहरे पर मजाक उड़ाने वाली मुस्कान फैल गई। हाँ, गनसिनिंग तुम्हें पैसे उधार देगी, सपना देखना बंद करो। उसे पूरा यकीन था कि मैं कुछ ही देर में बेइज्जत होकर वापस आऊंगा। उधर गनसिनिंग आराम से खड़ी फोन देख रही थी। तभी उसने दूर से मेरी आवाज़ें सुनी। गनसिनिंग, उसने भौं उठाई, फिर इधर उधर देखकर बोली, अजीब है, मुझे किसी भटकती आत्मा की आवाज़ सुनाई दी। मैं इस वक्त उससे बहस करने के मूड में नहीं था। मैं सीधे उसके सामने जाकर रुका। फिर पहली बार इतनी नरम आवाज़ में बोला, गनसिनिंग, मुझे 20 मिलियन उधार दे दो। गनसिनिंग ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में साफ मजाक चमक रहा था। उधार? वो हल्का सा मुस्कुराई। गलत। फिर वो थोड़ा झुककर मेरे कान के पास धीमे से बोली, इसे पति का प्री वेडिंग सपोर्ट कहते हैं। 30 मिलियन? गनसिनिंग ने भौं उठाई। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो 30 मिलियन कोई बड़ी रकम ही ना हो। तुम लोगों को मैं बहुत गरीब लगती हूँ क्या? वो आराम से बोली, मेरे लिए तो ये सिर्फ छोटा सा खर्च है। मैं दांत भींचकर उसे घूरता रहा। असल परेशानी ये थी कि मुझे नहीं पता था डैड मेरे कार्ड कब तक फ्रीज रखेंगे। अभी अगर ज्यादा पैसा खर्च हो गया तो सच में मुश्किल हो सकती थी। मैं कुछ बोल ही रहा था कि अचानक गनसिनिंग ने हाथ उठाया। उसकी ठंडी उंगलियां सीधे मेरे माथे पर आकर टिक गईं। मेरा दिल एक पल को रुक गया। वो ध्यान से मेरा तापमान चेक करने लगी, फिर धीरे से हाथ वापस खींचा और मुझे अजीब नजरों से देखने लगी। तुम्हें बुखार तो नहीं है? फिर इतनी बेकार बातें क्यों कर रहे हो? मेरा चेहरा तुरंत लाल हो गया। ये औरत जानबूझकर बदला ले रही थी। मैंने मन ही मन उसे लाख बार कोसा। अगर जियांग मिंगफेंग वहां खड़ा मुझे घूर नहीं रहा होता तो मैं कब का पलटकर चला गया होता। लेकिन अभी पीछे हटना सीधी हार मानने जैसा था। मैंने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। उधर गनसिनिंग मेरे चेहरे के बदलते भाव देखकर स्पष्ट मजे ले रही थी। उसे हमेशा से मुझे बेबस देखना पसंद था। मैंने आखिरकार नरम आवाज में कहा, गनसिनिंग, पहले पैसे उधार दे दो। 30 मिलियन नहीं चाहिए, 20 मिलियन काफी हैं। जैसे ही जहाज के नारे लगेगा मैं तुरंत लौटा दूंगा। गनसिनिंग ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर आराम से बोली, लेकिन अभी तो मैंने किसी को कहते सुना कि तुम्हारे कार्ड फ्रीज हो चुके हैं। उसके होंठों के किनारे हल्के से उठे। तो तुम पैसे वापस कैसे दोगे? मैं लगभग खून की उल्टी करने वाला था, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखों को देखकर गुस्सा फिर गले में अटक गया। मैंने मुश्किल से नकली मुस्कान निकाली। तुम बहुत ज्यादा सोचती हो। गनसिनिंग हल्का सा मुस्कुराई। ठीक है, लेकिन मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। किसी और से मदद मांगो। इतना कहकर वो मुड़कर जाने लगी। मैं सच में घबरा गया। इस वक्त वो मेरी आखिरी उम्मीद थी। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। रुको! मैंने उसकी बांह कसकर पकड़ ली और बेबस नजरों से उसे देखने लगा। प्लीज मेरी मदद कर दो। गनसिनिंग की आंखें धीरे धीरे गहरी हो गईं। उसकी नजर सीधे मेरे चेहरे पर टिक गई। मेरी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी, और क्योंकि मैं उसकी बांह पकड़े बहुत करीब खड़ा था, वो मेरे शरीर की गर्माहट साफ महसूस कर सकता था। उस पल न जाने क्यों
उसे अचानक उस रात की याद आ गई। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखें।